हेलो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की सीरीज़ में आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है केनी-ज़ेरो रिएक्शन। जो फर्स्ट रिएक्शन थी हमारे सामने वो एल्डोल था और जो सेकेंड रिएक्शन है वो केनी-ज़ेरो रिएक्शन। केनी-ज़ेरो रिएक्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन में हम ये देखते हैं कि एल्डोल के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला रिएक्शन है वो केनी-ज़ेरो है। केनी-ज़ेरो रिएक्शन और एल्डोल में एक बेसिक डिफरेंस है। बस यदि आप उस बेसिक डिफरेंस को ध्यान रखते हैं तो आप ईज़िली समझ सकते हैं कि कन्वर्जन के उस स्टेप में आपको केनी-ज़ेरो के प्रोडक्ट को बनाना है या एल्डोल को बनाना। चलिए हम देखते हैं कि जो हमारी केनी-ज़ेरो रिएक्शन थी ये क्या कह रही थी। केनी-ज़ेरो रिएक्शन में हमें ऐसे एल्डिहाइड्स को सिलेक्ट करना है जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, यानी आप ऐसा एल्डिहाइड यूज़ करोगे जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और ये रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में होगी। बिल्कुल वही जैसा कि एल्डोल में था, आप एल्डिहाइड के या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ, तो यहाँ पर भी आप ऐसे 2 एल्डिहाइड्स ले रहे हो जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है। सॉल्यूशन यहाँ भी स्ट्रॉन्ग एल्कली है मगर डाइल्यूटेड नहीं है, 50% कॉन्सेंट्रेटेड है। आप उसे 50% कॉन्सेंट्रेटेड भी कह सकते हैं, 50% डाइल्यूटेड भी कह सकते हैं। तो केनी-ज़ेरो रिएक्शन में हमें ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन हुई हमारी केनी-ज़ेरो, इसके की पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप इसके की पॉइंट्स ध्यान रखते हैं तो आपको ये दिखता है कि स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एल्कली और स्ट्रॉन्ग बेस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स को या सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स को, मीन्स एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स को स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर एक्सेप्शनली। तो यहाँ पर आप एल्डिहाइड्स लेंगे जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। कीटोन बहुत रेयर केसेस में होता है जो आप की स्टडीज़ में अभी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप इसे हटा दीजिए। और कंडीशन क्या थी? विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मीन्स क्या हुआ? केनी-ज़ेरो रिएक्शन में हमें 3 बातें ध्यान रखनी थी। हमें एक ऐसा एल्डिहाइड सिलेक्ट करना था जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। नंबर 2 कंडीशन क्या थी? नंबर 2 कंडीशन थी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एल्कली था। और नंबर 3 कंडीशन ये थी कि जो ये रिएक्शन थी इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, मीन्स ये एक रेडॉक्स रिएक्शन थी। 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत थी इसमें। तो केनी-ज़ेरो रिएक्शन में आप अब जो आगे लेंगे रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन को हम करेंगे कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे पहले तो आप उन मॉलिक्यूल्स को पहचान लीजिए, कॉमन मॉलिक्यूल्स को जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो सबसे इजी एग्जाम्पल आता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या हुआ कि फॉर्मेल्डिहाइड हुआ HCHO। अब आपको लगेगा कि ये तो हाइड्रोजन अटैच है इसमें। देखिए, आपने स्पेशली एक बात लास्ट लेक्चर में ध्यान से सुनी होगी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, अल्फ़ा से अटैच्ड को बीटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन है अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो क्या हुआ? अब यहाँ पर आपने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए।
और 2 मॉलिक्यूल्स जो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए इसकी रिएक्शन NaOH या KOH से कर दी। जैसा कि हम जानते हैं NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ये डिपेंड करता है कि एल्कली क्या था। यदि KOH था तो पोटेशियम सॉल्ट बनेगा और NaOH था तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, और सेकेंड मॉलिक्यूल रिड्यूस होके अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसमें अल्कोहल ही क्यों बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों बनता है। बिल्कुल यही रिएक्शन जब एल्डोल के फॉर्म में हुई थी तो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए थे और बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बना था, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ। जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ उसने कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बनाया और सेकेंड मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बना लेता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बेंज़ल्डिहाइड का। जैसा कि हम जानते हैं कि बेंज़ल्डिहाइड बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच CHO को कहते हैं। आप इसे नॉर्मल फॉर्म में C6H5 CHO लिख सकते हैं। ठीक है, C6H5 को शॉर्ट में PH भी लिखा जाता है। आप इसे PHCHO भी लिख सकते हैं। और यदि बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात चल रही है तो ऐसा फाई जैसा नोटेशन इसका होता है और इसे CHO लिखा जाता है। ये तीनों तरीके चलते हैं। ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए मैं रिंग के ऊपर CHO अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, इसकी रिएक्शन KOH के साथ कर दी। KOH वही था आपका 50% वाले कॉन्सेंट्रेशन का। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज होकर उसने पोटेशियम सॉल्ट बना दिया, और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होकर उसने अल्कोहल बना दिया। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल था आपका फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड एग्जाम्पल था बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड में अल्फ़ा कार्बन तो प्रेजेंट है मगर अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि केनिज़ेरो का जो की पॉइंट है वो विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन है। विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये पॉइंट याद में रखना है। फॉर्मूले को थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये चीज़ दिख जाएगी। ये तो सिंपल से एग्जाम्पल्स हो गए। अब जो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल आता है वो थर्ड एग्जाम्पल होगा हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल होगा हमारा वो कुछ इस तरीके का है। जो थर्ड एग्जाम्पल है उसको हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन में हम H को हटाकर इसकी जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं। कोई भी एल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं। अब इस एल्काइल का मतलब, इस R का मतलब यहाँ पर CH3 C2H5 एक्सेट्रा कुछ भी होगा। ठीक है, इस R का मतलब कुछ भी होगा। तो यदि हम ट्राई एल्काइल, इस ट्राई एल्काइल की जगह ट्राई मिथाइल, ट्राई इथाइल, मगर किसी भी कंडीशन में आप ट्राई क्लोरो और ट्राई फेनिलएल्डिहाइड नहीं लेंगे। वो एक्सेप्शनल केस है, उससे मैं बाद में बताती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे R का मतलब एलिफेटिक से है, एरोमेटिक से नहीं। तो जब हम इसकी भी रिएक्शन करेंगे तो ये सारे के सारे, मान लीजिए हम R की जगह मिथाइल ले लेते हैं और मिथाइल को एब्रीविएटेड फॉर्म में Me लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हुआ यहाँ पर Me मीन्स मिथाइल, Me का मतलब क्या हुआ, मिथाइल। CHO, ये 2 मॉलिक्यूल्स थे। रिएक्शन कर दी हमने इसकी NaOH के साथ, और जब हमने इस रिएक्शन को NaOH के साथ किया तो NaOH के साथ करने पर एक मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा था, अल्फ़ा पोजीशन पे कोई चेंज नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बन जाता है आपका Na, और सेकेंड मॉलिक्यूल में आपके पास यहाँ पर बन जाता है अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है,
तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ। ये तो सिंपल सी बात थी, ठीक। रिएक्शन आपको ध्यान रहेगी। अब हम ये रिएक्शन कैसे होती है उस मैकेनिज़्म पे डिस्कस कर लेते हैं। अब तक आप ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इस रिएक्शन में हम स्ट्रॉन्ग एल्कली का 50% का सोल्यूशन यूज़ कर रहे थे। तो हमारे पास एल्कली था NaOH या KOH। जैसा कि हम जानते हैं कि ये आयनाइज हुआ Na प्लस OH माइनस में। क्लियर थी ये बात। अब आपने देखा कि आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है। इस एल्डिहाइड को आप लिख रहे हो HCHO, ठीक। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हाई है, तो बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हुआ? ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, आपके इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में दो ऐसे एंड बन गए जिन पे प्लस और माइनस चार्ज था। अब क्या हुआ कि जो आपका OH माइनस था, जो न्यूक्लियोफाइल था, वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर जाता है? वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर लेता है। आपके ये एल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल था। तो अब आपके पास जो कंडीशन थी वो क्या थी? वो कंडीशन थी HCH O माइनस और OH। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास वैसे भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऊपर से ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज़ फॉर्म हुई, इस स्पीशीज़ ने, कार्बन की वैलेंसी वैसे सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, मगर फिर भी ये हाईली रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस पर माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन प्रेजेंट है। किसी भी स्पीशीज़ पर प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज है। एक्स्ट्रा चार्ज इनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब कंडीशन क्या होती है? अब हम सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं। पहले हमने ये जो मॉलिक्यूल लिया है, इसी मॉलिक्यूल को या तो यहीं से रिएक्शन शुरू कर दें या हम इस कॉर्नर से शुरू कर देते हैं। तो यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो चलिए सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं हम। तो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड था HCH डबल बॉन्ड O। बिल्कुल वही कंडीशन कि बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ तो कार्बन डेफिशिएंट हुआ, तो कार्बन पे प्लस आया, कार्बन पे प्लस आया और ऑक्सीजन पे माइनस आया। मीन्स एक्चुअल कंडीशन क्या हुई? इसको हम सर्कल में रखते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है HCHO। अब यहाँ पर ये जो H था हमारा, ये जो H था, ये किस फॉर्म में फ्री हो गया? ये फ्री हो गया H माइनस फॉर्म में। तो क्या शिफ्टिंग हुई? H माइनस शिफ्टिंग। H माइनस शिफ्टिंग हुई तो कंडीशन क्या हुई? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नेगेटिव चार्ज था, ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ और H माइनस C प्लस की तरफ शिफ्ट हो गया। C प्लस की तरफ शिफ्ट होने से रिएक्शन में क्या हुआ? रिएक्शन हुआ हमारा इस C प्लस पर H माइनस आ गया, ठीक है, और ये O माइनस था। और यहाँ पर ये जो स्पीशीज़ थी ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये स्पीशीज़ कन्वर्ट हो गई HC डबल बॉन्ड O OH में। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का H प्रोटॉन होता है। तो ये प्रोटॉन किस पर अटैक कर गया? ये प्रोटॉन अटैक कर गया O माइनस पर, और जैसे ही O माइनस पर अटैक कर गया तो प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? हमारा प्रोडक्ट हो गया CH3OH प्लस। यहाँ पे कंडीशन क्या थी? HCOO, और जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी केनी-ज़ेरो रिएक्शन में जो कंडीशन थी वो क्या थी? केनी-ज़ेरो रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट था हाइड्राइड शिफ्टिंग। केनी-ज़ेरो रिएक्शन में जो आपने स्ट्रॉन्ग एल्कली लिया था, ये आयनाइज होकर न्यूक्लियोफाइल बना रहा था। न्यूक्लियोफाइल में जो आपके पास शिफ्टिंग हुई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जैसा कि आप जानते हैं कि
जो बॉन्ड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, अपोजिट चार्ज की तरफ OH माइनस ने अट्रैक्ट करके ये एक इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बनाई। इंटरमीडिएट स्पीशीज़ अनस्टेबल थी। अनस्टेबल क्यों थी? ड्यू टू चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जब सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड से रिएक्शन हुई तो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड में ये कंडीशन आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि बॉन्ड शिफ्ट कैसे हुए। ठीक है, बॉन्ड के शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पॉजिटिव हुआ तो जो आपका इंटरमीडिएट था उससे हाइड्राइड यानी H माइनस C+ पर अटैक कर गया, और C+ पे अटैक करके इसने किस में कन्वर्ट कर दिया उसे? प्राइमरी अल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन में। ठीक है, अब ये एल्कोक्साइड आयन में H+ की रिएक्शन से अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म था, यानी इस रिएक्शन में कुल मिला के शिफ्टिंग किसकी हुई थी? हाइड्राइड आयन की। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको ये चीज़ क्या थी। अब यदि हम यहीं पर इस रिएक्शन को आगे ले जाते हैं तो हमारे पास कंडीशंस क्या हैं? हमारे पास कंडीशन क्या थी? आपको ध्यान होगा मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि जो रिएक्शन हम ले रहे हैं इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस था, और स्ट्रॉन्ग बेस आपने NaOH या KOH कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज़ कर लिया था। आपके पास जो एल्डिहाइड या कीटोन था उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट था, और अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट वाला आपने जो फार्मूला यूज़ किया था वो था फॉर्मेल्डिहाइड, वो था आपके पास बेंज़ल्डिहाइड, वो था फार्मूला आपके पास Al3CCHO एसेट्रा। ऐसे कई सारे फॉर्मूले होंगे। ये रिएक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन थी जिसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको की पॉइंट्स याद हो गए। आप इजीली एल्डोल और केनिज़ेरो को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस जगह पर आके हमें केनिज़ेरो की तरफ निकालना है और किस जगह पर आके हमें एल्डोल के प्रोडक्ट को लेना है। अब जब हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे थे तो यहीं पर हमारे पास एक नया टर्म आएगा जिसे कि हम क्रॉस केनिज़ेरो लेंगे। ठीक है, अब क्रॉस केनिज़ेरो में जो बात होगी उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, अब तक हम जो केनिज़ेरो रिएक्शन ले रहे थे वो केनिज़ेरो रिएक्शन में दोनों एल्डिहाइड सेम थे। अब इस बार हमारे दोनों एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा मगर मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के होंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया अपना यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया, एक मॉलिक्यूल लिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड और सेकंड मॉलिक्यूल लिया हमने बेंज़ल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन कर दी हमने NaOH के या KOH के साथ। ध्यान रखिए यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना है, मगर जो लाइटर एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होगा और जो बल्कियर एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, अब लाइटर एल्डिहाइड यहाँ कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड है, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड के, यहाँ पर आपके पास बनेगा सोडियम फॉर्मेट, और जो बल्कियर एल्डिहाइड था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। ठीक है, अब क्या है देखिए, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप तो कॉमन है दोनों में ही, यहाँ पर H है, यहाँ पर C6H5 है। ऑब्वियस सी बात है C6H5 हैवियर देन H, क्लियर मालूम था आपको। तो यहाँ पर जो हल्का वाला एल्डिहाइड था वो ऑक्सीडाइज हुआ, और जो भारी वाला एल्डिहाइड था, हैवी था, वो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। ये क्रॉस केनिज़ेरो में था। मैकेनिज्म का पैटर्न वही था जो आपने पहले देखा था हाइड्राइड शिफ्टिंग का। अब जब आप क्रॉस केनिज़ेरो कर रहे थे तब यहाँ पर कोई भी फॉर्मूले हो सकते हैं, बस आपको उनके मोलर मास में देखना है। ट्राइफेनिल में थोड़ा सा फ़र्क आता है, क्यों आता है इसको देखिए। अब एक चीज़ और स्पेशली ध्यान रखिए, ये एक्सेप्शनल केस में है। एक्सेप्शनल केस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्राइक्लोरोएसीटैल्डिहाइड या क्लोरल, ये एक्सेप्शनल केस है। अब आप देख रहे हो कि ट्राइक्लोरोएसीटैल्डिहाइड या क्लोरल में
अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कहीं से नहीं है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन है, तो इसको पॉजिटिव केनिज़ेरो रिएक्शन देना था, मगर ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एल्कली के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करेगा, जैसे ही एल्कली इसके कांटेक्ट में आएगा ये झट से क्लोरोफॉर्म बना लेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड एक्सेप्शनल केस है आपके पास कि यदि आपके कार्बन से 3 फेनिल ग्रुप अटैच हैं, फेनिल ग्रुप यानी C6H5, ठीक है, C6H5, 3 फेनिल ग्रुप अटैच हैं। अब यदि इस पर रिएक्शन करते हैं आप स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ, तो ये भी केनिज़ेरो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसका प्रोडक्ट बनेगा, देख लीजिए क्या होगा, C6H5, C6H5, C6H5H, ठीक है, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा और इसका प्रोडक्ट ये बना था। किसके साथ था ये? स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ। ये क्यों बनेगा? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि हम क्लोरल लेते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड लेते हैं, तो CCl3- और ट्राइफेनिल एसिटैल्डिहाइड लेते हैं तो फेनिल को शॉर्ट में PH भी लिखते हैं, बॉन्ड लाइन में ऐसा भी लिखते हैं। तो यदि हम ट्राइफेनिल एल्डिहाइड ले रहे हैं तो ये दोनों एनायन H- के रिस्पेक्ट में बेस्ट लीविंग ग्रुप हैं। H- के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? बेस्ट लीविंग ग्रुप हैं, इसलिए ये दोनों केनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देंगे। अब इसी केनिज़ेरो रिएक्शन की सीरीज़ में कुछ रिएक्शन आती हैं इंटरनल केनिज़ेरो। इंटरनल केनिज़ेरो कब होगी? जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, मगर दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए दोनों कार्बोनिल ग्रुप के पास। जनरली ये ग्लाइऑक्सेल में होता है, फेनिल ग्लाइऑक्सेल में होता है। फिर इंटरनल क्रॉस केनिज़ेरो होगा, तो इंटरनल क्रॉस में भी जो हैवियर ग्रुप होगा, जो बल्कियर साइट होगी वो रिड्यूस होगी, जो लाइटर साइट होगी वो ऑक्सीडाइज होगी। ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है। पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यदि कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मैकेनिज्म को लिख कर देखिए, जिससे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में कोई डाउट ना हो। क्लियर?